इलेक्ट्रिक चार्ज लेक्चर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज की मीनिंग क्या होती है, कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को आप क्लासिफाई कर सकते हो तीन क्लासेस में, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में। और फिर आप देखोगे कि इन सब्सटेंसेस में जो चार्ज को कैरी करते हैं, जिन्हें चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो तीनों में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें चार्ज और मोल्स के कंसेप्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज लेक्चर 2। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो सी, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ अलाउइंग द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू इटसेल्फ, सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ अलाउइंग द इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रहा है कि कितना इजीली कोई भी सब्सटेंस अपने थ्रू चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है। गेटिंग द पॉइंट, कितनी आसानी से कोई भी सब्सटेंस अपने थ्रू चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है, इस बेसिस पे हम सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं तीन फैमिली में, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, देखिए कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें चार्ज बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है, वेयर द चार्ज कैन इजीली फ्लो। ठीक है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे जितने भी मेटल्स है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ठीक, ये सब कंडक्टर्स होते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी कंडक्टिंग है, वो भी कंडक्टर फैमिली में आती है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे H2SO4, ये भी आपके कंडक्टर्स होते हैं। ठीक, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं। करेक्ट, जैसे प्लास्टिक, वुड। देखो इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, हालांकि दोनों में थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल डिफरेंस होता है जो अभी आप आगे एक्सप्लोर करोगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहली ब्रांच होगी 12th की, उसमें जब आप डाइलेक्ट्रिक्स बोलोगे तो उसका मतलब इंसुलेटर्स होगा। ठीक, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्योर वाटर हो गया, ये सब आपके इंसुलेटर्स की फैमिली में आएंगे। देन वी हैव सेमीकंडक्टर्स। देखो सेमीकंडक्टर्स आपकी 12th का आखिरी टॉपिक है, आखिरी यूनिट है क्लास 12th की। तो सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, पहले तो देखो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, नंबर 1। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। एंड नंबर 2, इनकी कंडक्टिविटी एक्सटर्नल फैक्टर्स से कंट्रोल की जा सकती है। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज विद सेमीकंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी आप एक्सटर्नल फैक्टर्स से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये डिटेल में आप क्लास 12th की आखिरी जो यूनिट होगी सिलेबस की, उसमें आप पढ़ोगे। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये आपके सेमीकंडक्टर की फैमिली में आते हैं। ठीक, तो दीज आर द 3 क्लासेस और 3 फैमिलीज इन विच अ सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड। ओके, नाउ लेट्स सी चार्ज कैरियर्स। देखिए चार्ज, जो पार्टिकल सब्सटेंस में चार्ज को कैरी करते हैं उसे चार्ज कैरियर कहते हैं। देखो एक चीज समझना, आपने लेक्चर 1 में देखा था कि एटॉमिक लेवल पे देयर इज अ न्यूक्लियस ना, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सभी चार्ज पार्टिकल्स है, बट ये चार्ज कैरियर्स नहीं कहलाएंगे, समझ रहे हो, ये सभी चार्ज पार्टिकल्स है बट ये चार्ज कैरियर्स नहीं है। ठीक, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि देखो हर सब्सटेंस में ये तुम्हें मिलेंगे, चाहे तुम कंडक्टर्स ले लो, चाहे तुम इंसुलेटर्स ले लो, चाहे तुम सेमीकंडक्टर्स ले लो, सब में एटम्स होंगे। ठीक, तो इनको चार्ज कैरियर्स के साथ कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि ये सब पार्टिकल्स चार्ज कैरी करने में हेल्प नहीं करेंगे, ये फिक्स होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। इनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हो सकते हैं जो चार्ज को कैरी करेंगे, उन्हें चार्ज कैरियर कहा जाता है। ठीक, तो द पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सब्सटेंस आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। ठीक, अब देखिए किस सब्सटेंस में किस तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो अगर आप मेटल्स की बात करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली तुम 12th में जो पढ़ोगे, जितने कंडक्टर्स, वो मेनली तुम मेटल्स को पढ़ोगे। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या?
फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स। अब देखो फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, हमने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा है, ध्यान देना, ये अभी जो मैंने तुम्हें पॉइंट बताया ये इससे रिलेटेड है, हमने फ्री या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है। जैसे अगर आप कॉपर की बात करो, ठीक है, अगर आप कॉपर एटम की बात करो तो कॉपर एटम में 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर 29 होता है कॉपर का, तो इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब सवाल ये है, क्या ये सभी चार्ज पार्टिकल है? यस, ये सभी चार्ज पार्टिकल्स है। क्या ये सभी चार्ज कैरियर है? नो, ये 29 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे चार्ज को कैरी नहीं करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इन 29 में से एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको कहा जाता है वैलेंस या फ्री या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर में चार्ज को कैरी करता है, समझ गए? तो इसलिए मेटल्स में जो चार्ज कैरी, बाकी 28 फिक्स होंगे। जब कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो 28 इलेक्ट्रॉन्स जो रिमेनिंग है वो फिक्स्ड होंगे, वो मूव नहीं करेंगे। ये जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज को कैरी करके ले जाएगा। तो मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, फ्री या वैलेंस या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करो, ये आपने 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो उसमें आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक। जैसे H2SO4 है तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो आपको H+ और SO4 डबली आयोनाइज्ड आयंस मिलेगा, ठीक। तो इसमें कैटायंस और एनायंस होते हैं। अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करो, ठीक, अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करो तो सेमीकंडक्टर में जो आप आगे पढ़ोगे, लास्ट यूनिट मैंने अभी बताया था, सेमीकंडक्टर में आपके दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं जो डिटेल में आप 12th की आखिरी यूनिट में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -E होता है और होल्स पे जो चार्ज होता है वो +E होता है, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो, बाकी आप सेमीकंडक्टर्स पूरा एक चैप्टर है 12th में, वो आप पढ़ोगे, ठीक। तो ये तो हो गया नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का रिवीजन करें जो आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और तो मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया है। एटॉमिक नंबर ये क्या बताता है किसी भी एलिमेंट का, कि उस एटम में कितने प्रोटॉन्स है, राइट। और न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये Z होता है। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, कंपाउंड या एलिमेंट मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, तो ये बताता है द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ये एक्चुअल मास बताता है कि अगर तुम 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लो या 1 मोल एटम्स ले लो तो उसका जो मास होता है वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल या केजी पर मोल। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो अगर आप पानी की बात करते हो, वाटर की, तो आप कहते हो पानी का जो मोलर मास है वो कितना है? 18 ग्राम पर मोल ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लो, किसका? पानी का, H2O का, तो इसका एक्चुअल मास 18 ग्राम होगा। ये इसकी मीनिंग हुई, करेक्ट। ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ कि अगर आप 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लो H2O के तो इसका एक्चुअल मास, असली मास, रियल मास 18 ग्राम होगा, ठीक। अच्छा, अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप एक फॉर्मूला बना सकते हो ना। अगर तुम्हें कोई भी सैंपल दे दिया जाए, ठीक, और इसका मास तुम्हें m दे दिया जाए और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कैपिटल M दे दिया जाए, और ये दोनों को याद रखना, यूनिट कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मान लो जैसे तुमने मास ग्राम में लिया है तो ये ग्राम पर मोल में होगा, अगर ये केजी में है तो ये केजी पर मोल में होगा, ठीक। तो देखिए आपने ये देखा कि 1 मोल, अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसका एक्चुअल मास होगा मोलर मास के बराबर, करेक्ट। तो अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं और यहां लिखूं मास और यहां लिखूं नंबर ऑफ मोल्स, तो मास अगर आप m लेते हो, m मतलब क्या हो गया? मोलर मास,
तो नंबर ऑफ मोल 1 हुआ। यही तो मोल की डेफिनेशन है ना, कि एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल्स मोलर मास के बराबर होता है। तो अगर आप मास स्मॉल m लेते हो तो यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई m इंटू स्मॉल m। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो गया मास, जो मास सैंपल का दिया है, डिवाइडेड बाई मोलर मास कैपिटल M। ठीक, तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स पता लगाने का, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन एनी सैंपल। करेक्ट, किसी भी सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे पता लगाएंगे। चलिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि कितने मोल्स होंगे 100 ग्राम वाटर में। तो अभी आप देखो यहां पे तुम्हें दिया क्या है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो तुम्हें वाटर सैंपल जो दिया है उसका मास दिया है। करेक्ट, तो व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव द मास विच इज 100 ग्राम, और मोलर मास हमें मालूम है पानी का, कैपिटल M से मोलर मास लिख दे रहा है। तो वाटर हैज अ मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, वी ऑल नो फ्रॉम द चाइल्डहुड। अब नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यह आ जाएगा 100, देखो ग्राम, अब यूनिट पे देखो ध्यान देना, और ये आ गया 18 ग्राम पर मोल। अब देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 100 बाई 18 मोल। देखो यहां पर मोल लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने नीचे बस ग्राम लिख दिया, कई बार क्या होता है स्टूडेंट मोलर मास को केवल ग्राम में लिख देते हैं। तो अगर आपने केवल ग्राम लिखा तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और मोल आ जाएगा यूनिटलेस, जो गलत होगा। अगर आप याद करो चैप्टर 1 मेजरमेंट क्लास 11 का, तो मोल इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। याद है, मोल इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमेशा यूनिट आती है मोल, तो इसीलिए मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, जिससे मोल आपका डिनोमिनेटर में रह जाता है तो वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये आंसर हो गया। ठीक, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वो है एवोगैड्रोस नंबर। तो देखो एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जो भी आप उससे कहो, चाहे एवोगैड्रोस नंबर बोलो या आप एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलो, ये एक फिक्स्ड नंबर होता है। नंबर ऑफ कांस्टेंट इन ए ना, तो ये एक फिक्स्ड नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 पावर 23 पर मोल। ठीक ठीक, और एक मोल क्वांटिटी आप किसी भी सब्सटेंस की ले लो, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा या नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अगर कंपाउंड है तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं, अगर एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एटम्स, वो एवोगैड्रोस नंबर होगा। ठीक, 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, तो अगर मान लो, अब देखो फिर आप एक फॉर्मूला बना सकते हो। मान लो कोई सैंपल है, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सिंपल भाई, अगर पता लगा रहा है कितने मोल्स है तो क्या करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। करेक्ट, तो ये सब आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा हमने रिकैप कर लिया कि आप कहीं भी प्रॉब्लम जब करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी में तो आप स्मूथली चलो। ठीक, नो अब आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में अपीयर होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है, जिसमें जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स, मास, मोलर मास, एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स और चार्ज का होता है। ठीक, चलिए ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सी इलस्ट्रेशन 1, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। द मोलर मास ऑफ वाटर इज
18 ग्राम पर मोल, व्हाट इज द टोटल नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये प्रॉब्लम क्या क्या रही है, तुम्हें 100 ग्राम पानी का दिया है, ठीक है, 100 ग्राम वाटर दिया है, और इसमें पूछ रहा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, और फिर ये भी बताना है टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा। देखो एक बात तो पक्की है, हमने लेक्चर 1 में देखा था कि कोई भी सब्सटेंस के बारे में अगर कोई चार्ज नहीं दिया है तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, हम इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज्यूम करेंगे, करेक्ट। यानी जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, पानी की एक गिलास है, ठीक। अब मान लो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज Q है तो श्योरली इस पे नेगेटिव चार्ज -Q होगा, क्योंकि नेट चार्ज 0 आना चाहिए, ठीक। तो अगर आपको ये आंसर मिल जाएगा तो ये तो अपने आप ही मिल जाएगा टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब देखिए यहां पे आप अप्रोच देखो क्या होगा। सबसे पहले तुम्हें एक सैंपल दिया है जिसमें 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम वाटर है, और इसका टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज पता लगाना है। तो अगर हम ये पता लगा ले कि 100 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम टोटल नेगेटिव चार्ज पता लगा लेंगे, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। अब अगर हमें यह पता लगाना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमें यह पता लगाना होगा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर पता लगाना कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमें पता लगाना है कितने मोल्स होंगे, करेक्ट। तो हमारा जो स्केलेटन है प्रॉब्लम का वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम पता लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर आप पता लगाओगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर आप पता लगाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर आपका आ जाएगा टोटल नेगेटिव चार्ज। और जितना टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा सेम उतना ही मैग्नीट्यूड टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो दिस विल बी द अप्रोच फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब यहां केवल आपके फंडामेंटल लगने मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले पता लगाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। पहला तो हमें दिया हुआ है गिवन जो मास है वो 100 ग्राम है, और जो मोलर मास है कैपिटल M वाटर का वो कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा बताइए। तो ये आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी 100 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम बाय ग्राम पर मोल। तो ये कितना हो गया 50/9 मोल। तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल आ गया पहला स्टेप। अब पता लगाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगाना है n, तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यह आ जाएगा 50/9 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मैं कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, यू कैन वर्क आउट द कैलकुलेशन पार्ट। तो ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया 100 ग्राम पानी में, ठीक। अब आपको पता लगाना है कि 100 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक। तो पहले एक मॉलिक्यूल में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो देखो H2O यानी यहां 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है ना। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8। तो एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 × 1 + 8 यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो 1 molecule of water has 10 electrons. So therefore, in 100 gram of water, number of electrons कितने होंगे भाई? Number of molecules into 10. तो ये आपका कितना हो जाएगा 50/9 into 6.023 into 10 power 23 into 10. तो ये आ जाएगा 50/9 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 24। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक। अब आप बता सकते हो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो लेक्चर 1 में हमने देखा था कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए किसी सैंपल में और वहां टोटल नेगेटिव चार्ज पता लगाना है तो आप
नेगेटिव ऑफ ई यानी जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उससे मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यू विल हैव द आंसर 50/9 इंटू 6.023 इंटू 10 24 इंटू माइनस में बाहर ले रहा हूँ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, यू कैन चेक इट आउट। ये तुम्हारा नंबर ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया, से एक्स, जो भी वैल्यू है से एक्स। अब पूछ रहा है टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, तो भाई हर मॉलिक्यूल पानी का न्यूट्रल है ना, हर मॉलिक्यूल पानी का न्यूट्रल है, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये एक्स है अगर है तो ये -x होगा। अच्छा, ये मत कंफ्यूज होना कि सर यहां हमने माइनस क्यों नहीं लगाया। देखो, जब कोई चीज आप x लिख रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये पॉजिटिव ही है, नो, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो ये चीज हम जज नहीं कर सकते। तो ये चीज आई थी पूरी नेगेटिव और इसको तुमने x लिया है, इस पूरे नेगेटिव क्वांटिटी को तुमने x लिया, यानी x की एल्जेब्रिक साइन नेगेटिव है। तो जब आप टोटल पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो -x। अब x खुद नेगेटिव है और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो अपने आप पॉजिटिव आ रहा है। तो कई बार ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई बार स्टूडेंट जैसे यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं कि अगर उन्हें कहीं चार्ज ये दिख गया, तो अगर मैं पूछूं इज इट नेसेसरी या नेगेटिव चार्ज, तो कई स्टूडेंट को लगता है यस, नो, आंसर इज नो। एकदम सिंपल फंडा है भाई, ये तो क्यू की साइन पे डिसाइड करेगा ना, ये तो क्यू की साइन पे डिसाइड करेगा। अगर क्यू पॉजिटिव है तो माइनस क्यू क्या होगा, मतलब माइनस, तब ये नेगेटिव चार्ज होगा। बट अगर क्यू नेगेटिव है तो माइनस क्यू की साइन क्या आएगी, माइनस इंटू माइनस, इट विल बी पॉजिटिव। तो ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो माइनस क्यू अगर कहीं लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि वो नेगेटिव ही चार्ज है, इट विल डिपेंड ऑन द अलजेब्रिक साइन ऑफ क्यू। गॉट इट? तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई, फर्स्ट इलस्ट्रेशन हो गया। Now say illustration 2. Consider a coin of copper weighing 10 gram. Atomic mass of copper is 63 gram per mole and the atomic number is 29. If the nuclear charge is imbalanced by 5%, find the net charge in 10 gram piece of copper. अब देखिए आपके पास 10 ग्राम कॉपर है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो इम्बैलेंस कर दिया गया, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को वायलेट कर दिया गया है, समझ रहे हो। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस में मान लो चार्ज Q था, तो अब जो नेट चार्ज होगा, मान लीजिए वो स्मॉल q है, तो वो है 5% ऑफ Q ना। भाई पहले तो क्या था, जब अगर आप कॉपर का कोई भी पीस लोगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा और टोटल चार्ज 0 आएगा। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, करेक्ट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। बट अभी ये प्रॉब्लम ये कह रही है कि आप 10 ग्राम कॉपर लिए और उसमें क्या किया आपने, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको 5% इम्बैलेंस कर दिए, तो अब नेट चार्ज क्या होगा। अगर इम्बैलेंसिंग नहीं होती तो प्रॉब्लम ही नहीं बनती, तब तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था कि 10 ग्राम कॉपर में नेट चार्ज होगा 0। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि हम टोटल पॉजिटिव चार्ज पता लगा ले। टोटल पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस का वही होता है जो टोटल न्यूक्लियस चार्ज होता है। तो मास हमें कितना दिया है, 10 ग्राम, और जो आपको मोलर मास दिया है, एटॉमिक मास या मोलर मास जो भी कहो, वो कितना है, 63 ग्राम पर मोल। तो आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर एटम्स, तो यह आ जाएगा मास बाई मोलर मास, तो यह आ जाएगा 10 ग्राम बाई 63 ग्राम। और ये सब डेटा आपको दिया रहेगा, जो डेटा दिया है वही आप लोगे, ठीक। तो यह आ जाएगा 10/63 मोल, ठीक। अब आप निकाल लो क्या, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, तो यह आ जाएगा n इंटू एवोगाड्रोस कॉन्स्टेंट, तो 10/63 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स हो जाएंगे। अब निकालो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एक एटम में कितने प्रोटॉन्स होंगे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वही होगा जो एटॉमिक नंबर होगा 29। तो देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स इंटू 29, तो इसको मैं 29 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक। तो ये आ जाएगा 10, ये देखो ये हो गया 23 और ये 24, तो 1/63 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 24 इंटू 29, ठीक। ये आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया। अब टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, ये वही होगा जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस में ही सब प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाई प्लस ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1/63 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 29 इंटू 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ठीक है। तो इतना आ गया टोटल पॉजिटिव चार्ज, 10 ग्राम ऑफ कॉपर में इतना तुम्हारा टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया। और कैन वी से अगर इम्बैलेंसिंग नहीं होती तो इतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता, करेक्ट। बट अभी प्रॉब्लम क्या कह रही है कि अब ये जो जितना न्यूक्लियर चार्ज है ना, इसका 5% चार्ज इम्बैलेंस कर दिया गया, तो देयरफॉर अब नेट चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेट चार्ज इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर सैंपल। तो मान लो इसको मैं x कह दे रहा हूँ, इस वैल्यू को मैं x कह दे रहा हूँ, जो भी आए कैलकुलेटेड वैल्यू आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन। तो ये आ जाएगा 5% ऑफ x ना, ये जो भी चार्ज आएगा ये क्या आ जाएगा, इसका 5% निकाल लो, यानी 5x/100 यानी x/20 इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके की जितनी प्रॉब्लम आप देखोगे, इसमें क्या क्या कंसेप्ट है आपने देखा। तो इसमें बेसिकली अगर आप देखो प्रॉब्लम मेनली मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकी है। आखिरी में चार्ज पता लगाने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो +c से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो -c से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर सब्सटेंस या सैंपल के बारे में कुछ नहीं दिया है, जैसे यहां इन्होंने इम्बैलेंसिंग दे दी थी, बट अगर कुछ नहीं दिया है तो इट विल बी कंसिडर्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज सेम आएगा, करेक्ट। तो ये आपका लेक्चर 2 था। अब आप इसके बाद आप देख सकते हो कि आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसकी डीपीपी दी होगी और साथ में एक माइनर टेस्ट दिया होगा टू टेस्ट योरसेल्फ कि हाउ मच कंसेप्ट्स यू हैव ग्रैप्स्ड। देखो बेस्ट लर्निंग के लिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा, अगर तुम्हें सॉलिड लर्निंग करनी है एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा कायदे से क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट्स, तो हर लेक्चर के बाद आप उसकी डीपीपी अटेंड कर लेना और फिर आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना लिंक क्लिक करके। और आपका मतलब आपके पूरा एम होना चाहिए टेस्ट में आप 100% स्कोर करो, क्योंकि टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स मेरी रहती है वो इनोवेटिव और एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहती है, जो ये टेस्ट करती है कि तुमने लेक्चर को कितने अच्छे से समझा है और तुम्हारी एप्लीकेशन स्किल कितनी अच्छे से डेवलप हो रही है, ठीक है। अब थर्ड लेक्चर में हम ये देखेंगे द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कितने अलग अलग मेथड्स होते हैं चार्जिंग के। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर दो कंडक्टर्स है सेम साइज के, उन्हें टच करोगे तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अनइक्वल साइज के तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन विल सी द कांसेप्ट ऑफ अर्थिंग इन अ वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट कि जब आप अर्थिंग करते हो तो चार्ज पे और पोटेंशियल पे, ग्राउंडेड या अर्थ ऑब्जेक्ट पे चार्ज और पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड देन विल सी द मेथड्स लाइक कंडक्शन, इंडक्शन एंड ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो विल मीट इन लेक्चर 3. बाय।